साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हूं कुछ दिनों पहले एक अनुभूति को, जो कि 20 सितंबर 2023 को हुई थी। तब लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को रखा गया था और एक अदृश्य शक्ति के कारण सभी विचारधारा के व्यक्ति पार्टियों ने, चाहे वो राइट हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे वो विपक्षी हो, चाहे वो सरकार की पार्टियां हों, सभी पार्टियों ने एक मत से उस बिल को सहमति दे दी और इस प्रकार से बिल 454/2 से पारित हो गया। 2 को अगर हम शून्य के बराबर मान लें तो बिल एक तरह से यूनानिमसली पास हो गया। क्या किसी भी लोकसभा में या किसी भी सदन में इस तरह का बिल कभी पास होते हुए देखा गया था? ये एक इतिहास रचा गया था। और इसी प्रकार से अगले दिन जब 21 सितंबर 2021 को ये बिल राज्यसभा में रखा गया तो इतनी लंबी बहस के बावजूद भी बिल एक मत से पास हुआ, 215/0। इतिहास रचा गया। इस प्रकार दोनों सदनों से जो बिल पास हो गया, ये क्यों पास हुआ, इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। और ये क्यों इतने देर से पास हुआ, इस पर भी अध्ययन करने की ज़रूरत है। क्या लोगों को अभी चेतना आई थी? ये सब पार्टियां, जो कोई कम्युनिस्ट थी, कोई कैपिटलिस्ट थी, कोई अन्य पार्टियां थी, इन सभी दलों में कहाँ से एकमति जैसी बुद्धि आ गई? ऐसा कौन सा कारण था? तो आइए उन कारण की तरफ चलते हैं हम। और इस कारण को हम देखते हैं कि जब 1946 में हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय भी हमारी 15 महिलाएं 299 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उपस्थित थी और उन्होंने अपने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं, चाहे वो राजकुमारी अमृत कौर हो या हंसा मेहता हो या विजयलक्ष्मी पंडित हो या अन्य कोई मेंबर। विजयलक्ष्मी पंडित, जिनके के पति की मृत्यु पहले हो गई थी और 1935 में जब भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ तो उसमें व्यवस्था दी गई कि 41 महिलाएं प्रोविंशियल असेंबलीज में आरक्षण पा सकती हैं, रिजर्व सीट हो जाएंगी। और लेकिन उसी के बाद 1937 में जब चुनाव हुआ तो वो 80 सीटों पर चुन करके लेजिस्लेटर बन करके आई। आपको आश्चर्य होगा कि उस समय दुनिया में, भारत में जब 80 लेजिस्लेटर चुन करके प्रोविंशियल असेंबलीज में आई तो उस समय दुनिया में क्या स्थिति थी? उस समय अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरे नंबर पर वीमेन रिप्रेजेंटेशन में आ रहा था, जब यानी महिला प्रतिनिधित्व लगभग तीसरे नंबर पर दुनिया में ये देश की शान बढ़ा रहा था। और ये उन महिलाओं के कारण हुआ था जो कि जिनके अंदर ऐसी शक्तियाँ विद्यमान हैं जिसको हम देखते हैं, आज के भारत में देख रहे हैं। और विजयलक्ष्मी पंडित उसके बाद उत्तर प्रदेश में हेल्थ मिनिस्टर बनी 1937 के चुनाव के बाद। और इस तरह की अन्य महिलाएं जो अगले चुनाव में 1952 में चुनी गई, उसमें सुभद्रा जोशी जैसी महिला का नाम भी हमें नहीं भूलना चाहिए। सुभद्रा जोशी अपने विद्यार्थी जीवन से ही गांधीवादी क्षेत्र में जुड़ गई थी और 1942 के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और उन्होंने 1952 में पहली नालंदा सीट से MP बन करके वो आई। और इसी के बाद दूसरे इलेक्शन में उन्होंने अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको कि कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था, लेकिन उन्होंने चुनौती दी और 1957 में बलरामपुर सीट से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी हरा दिया। और उसके बाद 1962, 1967, 1971 तक 1971 में वो चांदनी सीट से चुनी गई, नई दिल्ली की सीट से। तो ऐसी विद्वान महिलाएं हमारे बीच में, ऐसी त्याग और ऐसी महात्मा महिलाएं हमारे बीच में थीं जो कि लगातार महिलाओं के लिए युद्ध कर रही थी, देश के लिए भी कर रही थी। और उन्होंने समानता और स्वतंत्रता के लिए वो संघर्ष जारी रखा जो हमारे संविधान में महिलाओं और सभी वर्गों के हितों के लिए देखा जाता है। उसी में से जो 22 महिलाएं 1952 में चुन करके आई थी पहली लोकसभा में, उन्होंने इतिहास रचा। अगर उसको देखें हम तो जो बहुत सी महिलाएं थीं वो ज़्यादातर समृद्ध वर्ग से ही होकर के आई थी, जिसमें उस समय के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री
मनु भाई पटेल भी चुन करके आई थी, और मनु भाई पटेल ने आते ही समाज की ऐसी कुरीति की तरफ चिंतन शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि महिलाएं किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की शोषण का शिकार हो रही हैं। उदाहरण के लिए जैसे उनको भोग के लिए बनाया गया, उन्होंने ब्रॉथल्स में उनको देखा और उनका व्यापार करते हुए लोगों को देखा था, कैसे महिलाएं बेची जाती हैं ब्रॉथल्स के लिए। और इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए उन्होंने सप्रेशन ऑफ इमोरलिटी एंड ट्रैफिकिंग बिल, एंटी ट्रैफिकिंग बिल लेकर के आए, और एक बहुत ही सोचा समझा हुआ और महिलाओं के प्रति उनकी ये जो रीति थी, जो नियम था, वो हमारी आईपीसी में भी इनकॉर्पोरेट किया गया। और आज अगर कोई भी बच्चा बेचा जाता, कोई भी बच्ची बेची जाती है ताकि वो इस प्रकार का अनैतिक काम कर सके, तो उसको उन्होंने पहले ही सोच लिया था और इसीलिए बिल पारित हो गया। और दूसरा बिल उन्होंने जो रखा था, वो उन्होंने दूसरा बिल ये रखा है कि तमाम तरह की जो ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों को, जहां बच्चे देख रेख के लिए रखे जाते हैं, जिनको ऑर्फनेज कहते हैं, ऐसी ऑर्फनेज में जो महिलाएं या बच्चे रखे जाते हैं, वो किस तरह से दत्तक ग्रहण में दिए जाते हैं और किस तरह से उनका व्यापार होता है, इस पर वो बहुत ही सजग थे। और दूसरा बिल उन्होंने प्रस्तुत किया इनके इस तरह की संस्थाओं को हमें रेगुलेट करना होगा, और अगर इस तरह की संस्थाओं को हमने रेगुलेट नहीं किया तो भविष्य में ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी नारी समाज के लिए बहुत ही कलंक बन जाएंगे। और उन्होंने इस प्रथा को रोकने के लिए भी एक लाइसेंसिंग कानून, जो कि ऐसी संस्थाएं जो कि ऑर्फनेज, जो कि ऐसे बच्चे जो बेसहारा बच्चे हैं उनको अपने पास रखती हैं, लेकिन इसके साथ ही वो इसके व्यापार से भी नहीं चूकती। इसी बीच अगर हम इन विवरणों को देखें, 1952 की जो लोकसभा और विधानसभा की कार्रवाई है, संसद की कार्रवाई है, उसका अगर अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि इतनी उच्च तरह की डिबेट इन 22 महिलाओं ने वहाँ पर संसद में की थी, जिसका कोई प्रमाण बाद में नहीं मिलता है। और उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया था, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने भविष्य के सीने पर ऐसी अमिट स्याही से एक निशान लिख दिया था, जिसके कारण ये 20 सितंबर और 21 सितंबर को आकर के ये आज बिल पास हुआ था। इसके लिए उन्होंने लड़ाई 1952 की संविधान सभा में लड़ी थी। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो राजकुमारी अमृत कौर और मार्गरेट थैचर और मार्गरेट चंद्रशेखर जो उनकी सहायक थी, और हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर जो कि कपूरथला राजघराने से संबंधित थी, और इनको जब मंत्री का पद यूनियन में पहले 1952 में दिया गया तो उन्होंने इतिहास ही रच डाला। अगर हम उनके किए गए कार्य को देखें तो शायद हम कभी आजीवन कर्ज नहीं, उनके द्वारा दिए गए योगदान को हम शायद कभी भी नहीं भूल पाएंगे, और कभी उससे ऋणी भी नहीं हो पाएंगे, और महिलाएं भी कभी भी ऋणी नहीं हो सकती, और पूरा समाज उनसे नहीं ऋणी हो सकता। उन्होंने सबसे पहले ये सोचना शुरू किया कि सेहत के लिए क्या ज़रूरी है, और उन्होंने देखा कि मिलावट जो है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करती है। और उन्होंने पहली बार लोकसभा में, संसद में ये फूड एडल्ट्रेशन बिल लेकर के आई, और जो कि उनकी दूरदर्शिता को स्पष्ट करता है, और ये फूड एडल्ट्रेशन बिल पास हो गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने क्या किया, एक दूसरा बिल जो लेकर के आई, जब उस समय भारत एक ऐसे दौर में था जबकि भारत में मृत्यु दर लगभग 35 और 40 चल रही थी, और जन्म दर 40 प्रति हज़ार थी, और मृत्यु दर इतनी हाई थी, जिसका कारण ये था कि हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था स्वास्थ्य से संबंधित, जिससे हम उन बच्चों को टीकाकरण कर सकें, उन बच्चों का इलाज कर सकें, उन बच्चों और महिलाओं को बचा सकें। इस दृश्य को उन्होंने गुलाम भारत में देखा था, और जैसे ही वो स्वतंत्र होकर के पहले ही हेल्थ मिनिस्टर बनी तो उनका दिमाग उस तरफ गया, और इतनी दूरदर्शी महिला। और पहला बिल जो उन्होंने दूसरा बिल लेकर के आई वो था, उन्होंने सोचा कि जो हमारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा के लिए
मेडिकल की शिक्षा के लिए और रिसर्च करने के लिए विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारे यहाँ एक उच्च पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान होना चाहिए, ताकि यहाँ पे ढेर सारे मेडिकल पर्सनल, मेडिकल डॉक्टर्स यहाँ से निकल सके और जो कि अच्छी से अच्छी शिक्षा पा सकें। और इसकी उन्होंने कल्पना की थी और ये बिल उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक उच्च शिक्षण संस्थान मेडिकल के जगत में खोला जाए। तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, इस आश्चर्य को जब मैं बता रहा हूँ तो वो चीज़ क्या थी, आप ज़रा कल्पना करके देखिए कि कौन सी चीज़ उस संविधान में बिल के जरिए महलों में पलने वाली राजकुमारी अमृत कौर ने देखा था। उन्होंने सोचा था कि हर लड़की राजकुमारी बने और हर पत्नी राजकुमारी बने, इसके लिए उन्होंने सपना देखा था। और शायद ये बिल जो दूसरा लाइन आप सोचिए, मैं विचार करके आपको बता रहा हूँ, आप सोचिए, आप शायद आपको उत्तर मिल गया होगा, लेकिन अगर नहीं मिला है तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो उत्तर ये है कि उनके इस विचार के कारण जो बिल पास हुआ, उसके फलस्वरूप एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की संरचना हुई, स्थापित हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हर उस भारतीय के घर में जहाँ भी कोई बीमार है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का नाम जानता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जैसे ही उसको बड़ी बीमारी आती है और छोटा डॉक्टर और छोटा अस्पताल, जिले का अस्पताल, राजधानी का अस्पताल उसको कह देता है कि अब आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जाइए। तो ये कल्पना थी हमारी उन नारियों की। और बॉम्बे सब अर्बन एरिया से चुनी जाने वाली तत्कालीन सांसद श्री राजी, जो उस समय चुनी गई थी वहाँ से सदस्य, उन्होंने एक नया बिल वो लेकर के आई और वो बिल ऐसा बिल था जिसके बारे में हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने ये कल्पना की कि जो दहेज है वो हमारे समाज को, हमारी महिलाओं को मार रहा है, और उन्होंने दहेज का बिल वहाँ पर प्रस्तुत किया और बाद में यही बिल जा करके एंटी डाउरी एक्ट 1961 बना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी इन महिलाओं ने कितना ज़बरदस्त संघर्ष किया। और इसके साथ ही जयश्री राजी और उमा नेहरू, जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सांसद थी, इन दोनों के ने ये बिल लेकर के आई थी। और जयश्री राजी ने एक महत्वपूर्ण तर्क भी दिया। अगर हम इन देखें तो इन महिलाओं ने उन सभी बिलों में हस्तक्षेप किया और डिबेट की और ऐसे ऐसे आर्गूमेंट पुरुषों द्वारा मूव किए गए बिलों पर रखे जिसके सामने लोकसभा में पुरुष सदस्य नतमस्तक हो गए। आपको एक उदाहरण ही देना काफ़ी होगा उनके तर्कों के लिए कि उस समय अगस्त हाउस के सांसद श्री फूल सिंह जी, भारत सिंह जी डावी ने एक प्रस्ताव रखा कि 497 में जो व्यभिचार की धारा है, एडल्ट्री की जो धारा है, उसमें सज़ा जो है केवल पुरुष को मिलती है, महिलाओं को भी सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि वो भी दुष्कर्म में साथ साथ भागीदार होती हैं। जब ये बिल प्रस्तुत हुआ तो जयश्री राजी ने जिस तरह की डिबेट की उसको शायद संसदीय इतिहास में कभी भूला नहीं जा सकता है। उन्होंने ऐसे अकाट्य तर्क दिए कि वो अमेंडमेंट पास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, उन्होंने कहा कि इस पुरुष प्रधान समाज में क्या स्थिति है, महिलाएं मात्र, उनके अगर शब्दों में कहें तो ये एक लोथड़ा है, एक ये मांस का लोथड़ा और हेल्पलेस मांस का लोथड़ा है। She has said during the debate in the Lok Sabha or the Parliament that the women are almost like a piece of the weak, helpless human flesh and devoid of soul. अगर इन शब्दों की भाषा और इन शब्दों की गरिमा और इन शब्दों की गहराई आपको ज्ञात हो तो जिस महिला ने ये विचार व्यक्त किए थे वहाँ पर आपको उनको नमन करना चाहिए। और शायद इन्हीं महिलाओं ने वो ताकत दी थी, संख्या उनकी 22 थी,
लेकिन उनके तर्कों से लोकसभा और संसद की दीवारें गूंज रही थीं और शायद उन तर्कों को वो भी नहीं सुन पा रही थी और शायद वो भी रो रही थी कि नारी की स्थिति, नारी कितनी महान है जिसने नर को जन्म दिया है। और लेकिन आज़ादी के बाद भी उनको उतना प्रभुत्व नहीं मिला था। लेकिन ये 22 महिलाओं ने जो अमिट लिखावट लिख दी है, फुटप्रिंट्स लिख दिए हैं, वो आज के इतिहास में देखा गया। जब 2023 में 20 सितंबर को लोकसभा में बिल प्रस्तुत हुआ, लेकिन उसके पहले लगभग 75 साल तक हमारी संसद में 1996 और 2010 में हमारे पुरुष डोमिनेटेड सोसाइटी ने कभी ये नहीं सोचा कि जो 48% महिलाएं हैं उनको भी आधा हिस्सा प्रतिनिधित्व इसमें मिलना चाहिए। और इसके लिए हमारी संसद ने कुछ नहीं किया। और इसके नुकसान किसका हुआ? नुकसान न केवल नारी जाति का हुआ, बल्कि इससे भारत का नुकसान हुआ। आज हम देखते हैं जब सेना के विभिन्न क्षेत्रों में सीमा राव जैसी ऐसी महिलाएं हैं जिनको 15,000 ब्लैक कमांडोज उन्होंने ट्रेंड कर दिए हैं, और ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे चंद्रयान की नींव रखी है। 54 महिलाएं जिन्होंने इस पूरे चंद्रयान की नींव रखी। और आज हम चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, और चाहे कला के क्षेत्र में, और चाहे फौज मिलिट्री के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी तेज़ी से पुरुषों से आगे बढ़ रही हैं। अगर ये मौका पहले अगर शायद उनको दिया गया होता तो ये हमारा समाज और अधिक समरस समाज होता, और अधिक शांत समाज होता, और हमारा देश उन ऊंचाइयों को छू रहा होता जहाँ पर चीन और जापान और भारत और चीन, जापान और अमेरिका और रूस नहीं पहुँच सकते थे। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, हमें इसकी खुशी मनाने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो शक्ति उस समय महिलाओं ने दिखाई थी, उस समय जो उन्होंने अमिट लेख लिखे थे, उसी के कारण आज ये संभव हुआ है कि जब ये पहली बार इतिहास में ये बिल सभी पुरुषों को उसने बाध्य कर दिया, चाहे वो जिस पार्टी के हों, कि महिलाओं के पक्ष में वोट देना पड़ेगा। और ये अदृश्य ताकत उस सदन में उस समय मौजूद थी, वो महिलाओं की ताकत जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में, जो कि समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में, जो कि वाणिज्य के क्षेत्र में इतना अच्छा कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, तो वो शक्ति वहाँ पर मौजूद थी। और उन्हीं की अदृश्य ताकत से सारे नेता नतमस्तक हो गए। वो उस शक्ति को देख रहे थे कि नारी कितनी शक्तिशाली हो चुकी है, और अगर कोई भी सदस्य अगर उसको वोट नहीं देता है तो अगली लोकसभा का मुंह वो सदस्य नहीं देख पाएगा। और यही कारण था कि सभी अपना मतांतर, अपनी पार्टी को भूल करके सब जैसे लग रहा था कि एक ही पार्टी के सदस्य हो गए हैं, और वो पार्टी ऐसी है जो कि महिला पार्टी है, महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। और इसी प्रकार से राज्यसभा में ही उस अदृश्य शक्ति ने काम कर रहा है। और ये उन महिलाओं के द्वारा जो कमाल किया जा रहा है, जो आज सेना में, साइंस में, इकोनॉमी में और विभिन्न क्षेत्रों में काम करके दिखा रही हैं, उनकी वो अदृश्य ताकत से वो सारे सांसद डरे हुए थे। और उन लोगों ने एक मत होकर के यूनानिमस वोटिंग की, और ये एक खुश नसीब दिन भारत के लिए ले आया। और ये देर से ज़रूर आया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। हम वो दिन देखना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी जग की महिलाएं हमारे बराबर होंगी, महिलाओं के प्रति अपराध कम होंगे, ऐसे कानून बनेंगे, वहाँ पर महिलाओं की आवाज़ संसद में गूंजेगी और विधानसभाओं में गूंजेगी। और जब एक ऐसे कानून बनेंगे जहाँ की कोई भी महिलाओं को बराबरी के हक से रोक नहीं सकता है, तो ये दिन अब आ चुका है। हमें खुशियाँ मनानी चाहिए, और जल्दी से जल्दी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो संवैधानिक प्रावधान है, चाहे वो डिलिमिटेशन का हो और चाहे अन्य प्रावधान हो, कैसे पार्लियामेंट्री सीट्स का वो कैसे उसका सीमांकन कैसे किया जाएगा, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो बिल वो कार्यान्वित होना चाहिए, और जिससे हमारी महिलाओं को वो दर्जा मिल सके जो जिसकी वो हकदार है। और इस बात को कहते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि बहुत जल्द ही वो दर्जा मिल जाएगा। और हमें लगता है कि हमें और अधिक कोशिश हमारी महिलाओं को जागरूक रहना है, ताकि वो जल्दी से जल्दी इस बिल को ला करके लोकसभा में और संसद में और असेंबलीज़ में अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ हम महिलाओं का ये गुणगान करते हुए मैं उन महिलाओं को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने 1952 में और 1946-47 में अपनी बुलंद आवाज़ से
न केवल संसद को झकझोर दिया था, संसद की आत्मा को झकझोर दिया था, पुरुषों की आत्मा को झकझोर दिया था, और ये बाध्य कर दिया गया था कि एक न एक दिन महिलाओं की आवाज़ को इस सदन को सुनना पड़ेगा। और वो दिन शायद अब बहुत करीब आ गया है। और उस दिन करीब आने के दो कारण हैं। उस दिन के करीब होने के ये कारण है कि ये जितना जल्दी ये दिन आ जाए, जितना ही जल्दी वो दिन आ जाएगा, उतनी ही जल्दी भारत तीसरी क्या बल्कि पहली व्यवस्था, पहली अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। तो हम सभी ऐसी महिलाओं को जिन्होंने इतने बड़े योगदान दिए हैं, और उन सभी लोगों को जो कि सभी लोकसभा के और राज्यसभा के सांसद थे जिन्होंने ये बिल बनाया है और जिन्होंने मूव किया है, और प्रधानमंत्री मोदी और सभी लोगों को सब नमन करते हुए मैं अपनी बात ये ख़त्म करता हूँ। इस बिल को जितनी जल्दी से जल्दी लाया जाए उतना न केवल महिलाओं के लिए ठीक है ये, बल्कि देश के विकास के लिए आवश्यक है। देश को विकास से विकसित राष्ट्र बनाने में ये महिलाएं ही अपना योगदान निभाएंगी, तभी ये देश विकसित हो सकेगा। जय हिंद, नमस्कार।